न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर डालते हैं आज के शाम की खबरों की ओर। वैभव सूर्यवंशी की फैन ने मुंबई के फेडर रोड पर कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। वेब समिट AI का जमाना आया मगर अभिनय में ईमानदारी की है असली पहचान। जर्मनी स्टटगार्ट में भी दिखा पहलगाम आतंकी हमले का दर्द। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद पलटवार को तैयार ईरान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए PM मोदी। IPL में वैभव सूर्यवंशी शतक लगाकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वो 14 साल की उम्र में T20 में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। वैभव के इस पारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पाना बहुत बड़ी बात है। वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए हाल ही में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतकीय पारी खेली। वैभव ने महज 35 गेंदों पर शतक लगाकर कई रिकॉर्ड बना लिए। वैभव ने यह कारनामा 14 साल की उम्र में करके दिखाया है। इस प्रदर्शन में न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा बल्कि देश भर के करोड़ों लोगों को यह दिखा दिया गया कि छोटे शहरों से भी बड़े सितारे निकल सकते हैं। PM मोदी ने बिहार में हो रहे खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने वीडियो संदेश में वैभव के जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने IPL में बिहार के बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार खेल देखा। इतनी कम उम्र में ऐसा बड़ा रिकॉर्ड बनाना आसान नहीं है। इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लगातार किया गया अभ्यास है। उन्होंने कहा है कि वैभव की सफलता युवाओं को यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और अभ्यास से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनसुख भाई, बहन रक्षा खड़से, श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उपस्थित अन्य महानुभाव, सभी खिलाड़ी, कोच, अन्य स्टाफ और मेरे प्यारे युवा साथियों, देश के कोना कोना से आइल एक से बढ़ के एक से निमन एक रउआ खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं होगी। पटना से राजगीर, गया से भागलपुर और बेगूसराय तक आने वाले कुछ दिनों में 6000 से अधिक युवा एथलीट, 6000 से ज्यादा सपनों और संकल्पों के साथ बिहार की इस पवित्र धरती पर परचम लहराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा, उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। साथियों, किसी भी खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना,
ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना ये बहुत जरूरी होता है। एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, यानी साल भर अलग अलग लेवल पर पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्पर्धाएं होती रहती हैं। इससे हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका टैलेंट निखर कर सामने आता है। मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान आप सभी एथलीट्स को नेशनल लेवल के खेल की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। साथियों, ओलंपिक्स कभी भारत में आयोजित हो, ये हर भारतीय का सपना रहा है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। आज बिहार सहित पूरे देश के हजारों एथलीट्स इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नए स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले। इसलिए ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका, कलारी पयट्टू, खो खो, मलखंब और यहां तक कि योगासन को शामिल किया गया है। हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों ने कई नए खेलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। वुशु, सेपाक टकरा, पंचक सिलाट, लॉन बॉल्स, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में भी अब भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टीम ने लॉन बॉल्स में मेडल जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया था। साथियों, सरकार का जोर भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी है। बीते दशक में खेल के बजट में
3 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। इस वर्ष स्पोर्ट्स का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए है। इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। आज देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया सेंटर्स चल रहे हैं। इनमें 3 दर्जन से अधिक हमारे बिहार में ही है। बिहार को तो एनडीए के डबल इंजन का भी फायदा हो रहा है। यहां बिहार सरकार अनेक योजनाओं को अपने स्तर पर विस्तार दे रही है। राजगीर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय, राज्य खेल अकादमी जैसे संस्थान भी बिहार को मिले हैं। पटना गया हाईवे पर स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण हो रहा है। बिहार के गांवों में खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेशनल स्पोर्ट्स मैप पर बिहार की उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया और स्पोर्ट्स से जुड़ी इकोनॉमी सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं है। आज ये नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार को भी नए अवसर दे रहा है। इसमें फिजियोथेरेपी है, डेटा एनालिटिक्स है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, ई स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, ऐसे कई सब सेक्टर्स हैं। और खासकर तो हमारे युवा कोच, फिटनेस ट्रेनर, रिक्रूटमेंट एजेंट, इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स लॉयर, स्पोर्ट्स मीडिया एक्सपर्ट की राह भी जरूर चुन सकते हैं। यानी एक स्टेडियम अब सिर्फ मैच का मैदान नहीं, हजारों रोजगार का स्रोत बन गया है। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं बन रही हैं। आज देश में जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है या फिर नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जिसमें हमने स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया है, इसका मकसद भी देश में अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ बेहतरीन स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स बनाने का है। मेरे युवा साथियों, हम जानते हैं जीवन के हर क्षेत्र में स्पोर्ट्समैनशिप का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्पोर्ट्स के मैदान में हम टीम भावना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। आपको खेल के मैदान पर अपना बेस्ट देना है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी अपनी भूमिका मजबूत करनी है। मुझे विश्वास है आप बिहार से बहुत सी अच्छी यादें लेकर लौटेंगे। जो एथलीट बिहार के बाहर से आए हैं, वो लिट्टी चोखा का स्वाद भी जरूर लेकर जाएं। बिहार का मखाना भी आपको बहुत पसंद आएगा। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम से खेल भावना और देशभक्ति की भावना दोनों बुलंद हो। इसी भावना के साथ मैं 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। अगली खबर, मुंबई के पेडर रोड पर स्थित एक कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। घटना पर डिविजनल फायर ऑफिसर ईबी माटले ने जानकारी दी है। डिविजनल फायर ऑफिसर ईबी माटले ने बताया कि आज सुबह करीब 6:30
7 बजे यहाँ आग लग गई। दुकान के अंदर बहुत धुआं था। जो लोग दुकान के ऊपर की मंजिलों पर रह रहे थे और नीचे नहीं आ सके, उन्हें छत पर ले जाया गया। पालतू जानवरों को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। कुल 24 लोगों, 2 कुत्तों और 1 बिल्ली को भी बचाया गया। अब स्थिति सामान्य है। घटना का पता चलते ही महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मुंबई की पेडर रोड पर लगी आग की घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा है कि आज सुबह करीब 6:30-7 बजे सुख शांति बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस बिल्डिंग में कई बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। नगर निकाय अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि 6 मंजिला इमारत से 8 लोगों और कुछ पालतू पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यहाँ पे आग लगी हुई लेवल 2 ऐसी जानकारी है। आप पहुंचे क्या? सुख शांति बिल्डिंग में सुबह 6:30-7 बजे के करीब आग शुरू हुई थी और काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। आज वर्किंग डे है, सीनियर सिटीजन थे बिल्डिंग में ज्यादा, सबको नीचे चल के आना पड़ा और अभी भी पानी भरा हुआ है, लोगों को अंधेरे में ऊपर जाना पड़ रहा है। तो मैंने बीएसटी और फायर ब्रिगेड वालों को कहा पानी निकाल के आप एक फेज शुरू करिए और आग क्यों लगी थी इसके कारण को ढूंढ के इसके बारे में योग्य कार्रवाई करिए। आपकी क्या बात हुई है फायर ब्रिगेड वालों से? उन्होंने क्या कुछ ऑफिशियली कहा? उन्होंने बताया कि जो आगे लिबास शोरूम है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अभी आगे आप थोड़ी देर यहाँ रहो। हाँ, मैं रुकूंगा जब तक ये पूरा एक बार एक लाइन इनकी इंस्टॉल नहीं होती है, कि प्रोसेस शुरू नहीं होता है तब तक। सर, सबसे पहले जानना चाहिए यहाँ पे आग लगी है, आग किस चीज में लगी है और कितने बजे लगी, पूरी जानकारी। ये आग सुबह 6:30 बजे के करीब यहाँ पे जो सुख शांति बिल्डिंग है उसका ग्राउंड फ्लोर पे लिबास शोरूम है, जो कपड़े का शोरूम है, उसमें सुबह 6:30 बजे आग लगी है। ये शोरूम बंद था और उसमें जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशंस, बाद में सीसीटीवी कैमरास, रेडीमेड गारमेंट्स और जो भी कपड़े के स्टॉक लूम्स उसको अंगार के बाद में वुडन पार्टीशन है, ग्लास डोर्स, ये सब मटेरियल है उसमें इन्वॉल्व था आग में। और हमारे जवानों ने जो कि पीछे का इसमें स्मोक लॉक बहुत हो गया था, बहुत धुआं भरा था, तो पीछे के साइड में जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से एंट्री किया और बाद में आगे के साइड में जो भी ग्लास डोर है वो तोड़ के अंदर एंट्री करके ये 4 होज लाइन्स और 2 फर्स्ट एड लाइन्स, इसकी वजह से इनकी मदद से आग बुझाई और करीबन 20 BS सेट ब्रीदिंग apparatus सेट्स है उसका इस्तेमाल किया। और बिल्डिंग में जो भी लोग ऊपर के माले पे धुआं होने की वजह से नीचे नहीं आ सकते उनको टेरेस पे लेके गए और उसमें जो भी मतलब आदमी नहीं, उसमें जो एनिमल्स थे उनको भी सेफली रेस्क्यू किया है। सर, कितने लोग रेस्क्यू किया गया यहाँ से? बिल्डिंग टेरेस पे 19 लोग हैं और पहले माले से 5 लोग और 2 कैट और 2 डॉग और 1 कैट, इनको रेस्क्यू किया गया है। सर, जब आप यहाँ पहुँचे थे किस प्रकार का मंजर था यहाँ पे? जब आग लगी, जब आप यहाँ पहुँचे मौके पे तो किस प्रकार का मंजर था यहाँ पे? क्या है, शोरूम बंद होने के कारण सब धुआं ही धुआं हुआ था, विजिबिलिटी बहुत पुअर था, तो इसके लिए अंदर एंट्री करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी और थोड़ा लोगों में पैनिक था धुएं की वजह से। तो ये सब सिचुएशन, जो भी फर्स्ट टर्नआउट ऑफिसर था उसको पहले ये सिचुएशन को टैकल करना पड़ा और उसके बाद में जो हमारे जो बाद में बाकी की जो हमारे दमकल के जवान लोग गाड़ियाँ आ गई, तो फिर उसके बाद में हम लोग ने पीछे से एंट्री करके वो आग पे काबू कर लिया। अब क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति मतलब आग पूरी तरह बुझ चुकी है, सिर्फ कूलिंग ऑपरेशन चालू है और अब स्थिति सामान्य है। सिर्फ जो अब आपने बताया रीज़न, तो उतना ही रीज़न था या फिर अदर भी कोई रीज़न हो सकता है? क्योंकि आग का रीज़न जो अभी मैनेजर से हम मिले तो वो कह रहे थे भारी नुकसान हुआ है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो उसके बाद में ही पता चलेगा कि उसका रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या है। तो और आग जो है नीचे शोरूम में ही लगी है, ऊपर बिल्डिंग में कहीं आग नहीं गई है,
तो जो भी नुकसान हुआ है वो शोरूम में ही हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। थैंक यू। अगली खबर, वेब समिट एआई का जमाना है, मगर अभिनय में ईमानदारी ही है असली पहचान। आप अपना काम जितनी ईमानदारी से करेंगे वह उतना ही बेहतर होगा। इस सरल मगर गहराई से भरे वाक्य ने अभिनेता आमिर खान को वेब 2025 कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का दिल जीतने पर मजबूर कर दिया। जहां एक और फिल्म इंडस्ट्री में एआई के आने से क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं, वहीं आमिर खान ने अभिनय के मूल में छिपे सच्चे जुनून और समर्पण की बात करते हुए बताया कि तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, भावना और सच्चाई ही किसी की किरदार की आत्मा होती है। आमिर ने खुलासा किया है कि वे कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला नहीं ले पाए, लेकिन फिल्मों के सफर में छोटी छोटी चीजें उन्होंने सीखी जो उनके लिए बेहद उपयोगी रही। उन्होंने कहा, किसी भी किरदार को निभाने से पहले मैं स्क्रिप्ट के साथ बहुत वक्त बिताता हूँ। स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो तो किरदार खुद ब खुद समझ में आने लगता है। उसका शरीर, उसका स्वभाव, उसकी सोच, सब कुछ उन्होंने हंसते हुए बताया। मेरी मेमोरी कमजोर है, इसलिए मैं संवाद खुद हाथ से लिखता हूँ। सबसे पहले मैं मुश्किल सीन पर काम करता हूँ और रोज 3-4 महीने तक सिर्फ संवादों का अभ्यास करता हूँ। अगली खबर, जर्मनी स्टटगार्ट में भी दिखा पहलगाम आतंकी हमले का दर्द। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले महीने हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में से नृशंस हमले की निंदा की जा रही है। दुनिया भर में कई शहरों में हमलों के विरोध में और हमले के पीड़ितों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए मार्च निकाला जा रहा। जर्मनी के स्टटगार्ट में भी कल रविवार को ऐसी ही एकजुटता मार्च निकाला गया। उसमें बड़ी संख्या में भारतीयों ने हिस्सा लिया। भारतीय प्रवासी समुदाय ने भारतीय परिवार BW के बैनर तले कल रविवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टटगार्ट के एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला। यह मार्च स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लिए भारतीय समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए। मार्च निकालने से पहले लोगों ने अपने अपने माथे पर तिलक लगाया। ऐसा औपचारिक स्वागत के लिए नहीं, बल्कि मृतकों को श्रद्धांजलि देने और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए किया गया था। इस दौरान लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने विचार भी रखे। फिर पीड़ितों की याद में शांति पाठ और 2 मिनट का मौन रखा गया।
No, I want to visit that app. Sanjay ji also told me. You send me the link. And then I'll download it. अगली खबर, जर्मनी स्टटगार्ट में भी दिखा पहलगाम आतंकी हमले का दर्द। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले महीने हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में से नृशंस हमले की निंदा की जा रही है। दुनिया भर में कई शहरों में हमलों के विरोध में और हमले के पीड़ितों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए मार्च निकाला जा रहा। जर्मनी के स्टटगार्ट में भी कल रविवार को ऐसी ही एकजुटता मार्च निकाला गया। उसमें बड़ी संख्या में भारतीयों ने हिस्सा लिया। भारतीय प्रवासी समुदाय ने भारतीय परिवार BW के बैनर तले कल रविवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टटगार्ट के एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला। यह मार्च स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लिए भारतीय समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए। मार्च निकालने से पहले लोगों ने अपने अपने माथे पर तिलक लगाया। ऐसा औपचारिक स्वागत के लिए नहीं बल्कि मृतकों को श्रद्धांजलि देने और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए किया गया था। इस दौरान लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने विचार भी रखे। फिर पीड़ितों की याद में शांति पाठ और 2 मिनट का मौन रखा गया। देश की है यही दुकान, देश की है यही दुकान, देश की है यही दुकान, देश की है यही दुकान। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद पलटवार को तैयार ईरान। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच ईरान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को अपने नए ठोस ईंधन से चलने वाले कासिम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। इस मिसाइल का परीक्षण 17 अप्रैल को किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1200 किलोमीटर तक है और GPS के बिना भी सटीक निशाना लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिरजादेह ने बताया है कि इस मिसाइल में दिशा निर्देशन और गतिशीलता की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे यह एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली को चकमा देकर निशाना भेज सकती है। रक्षा सचिव पीठ हेगसेथ ने एक मेको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने ईरान को यमन में हुतियों को दिए जाने वाले समर्थन के बारे में चेतावनी दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नासिरजादे ने कहा है कि यदि अमेरिका या इजराइल युद्ध शुरू करता है तो ईरान उनके हितों, ठिकानों और बलों पर हमला करेगा, जहां भी वे हो और जब भी आवश्यक हो। अगली खबर, पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद में भी दिखा भारत का डर। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का डर पाकिस्तान की फौज और नेताओं में ही नहीं बल्कि वहां के मौलानाओं में भी दिखने लगा है। पाक मुफ्ती तारिक मसूद कराची से धार्मिक विद्वानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वाघा बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से पहलगाम हमले और भारत के साथ तनाव पर बात की। मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि पहलगाम की
घटना में निर्दोष लोगों की हत्या शामिल है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पहलगाम की घटना में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था और साफ किया है कि उनकी लड़ाई भारत के लोगों के साथ नहीं बल्कि वहां सरकार के साथ। मुफ्ती ने भी पाक सरकार की तरह ही पहलगाम हमले से अपने देश का पल्ला झाड़ा। मुफ्ती तारिक मासूद भारत से तनाव के बीच सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे। सेना के साथ एकजुटता व्यक्त करते उन्होंने कहा, मैं कराची से आया हूं और मैं पाकिस्तानी सेना के साथ मजबूती से खड़ा हूं। मोदी युद्ध की धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर, हुती विद्रोहियों के हमले से इजरायली एयरपोर्ट हुआ धुआं। अमेरिका ने इजराइल समर्थन में यमन पर भीषण बमबारी अभियान चलाया हुआ है और आए दिन यमन के शहरों पर हमले कर रहा है। इन हमलों में दर्जनों लोगों की मौत के बाद भी हुती पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की है कि यमन की हुती की ओर से दागी गई मिसाइलों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया। इस हमले की कई फुटेज भी सामने आई है। इस हमले के बाद हवाई यातायात प्रभावित हुआ है, जिसमें एक एयर इंडिया का विमान भी शामिल। यमन की ओर मिसाइल दागे जाने के बाद सेंट्रल इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई तस्वीरें में सायरन की आवाज सुन इजरायली बॉम्ब सिल्टरों की ओर से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक एयरपोर्ट पर हुए इस हमले में एक इजरायली शख्स मामूली घायल हुआ है। हुती मिसाइल के बारे में आईडीएफ का कहना है कि उसने उसे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वह एयरपोर्ट कंपाउंड रोड से सटे एक बाग में गिरी। इस बीच नेशनल यूनिटी के अध्यक्ष और पूर्व इजरायली मंत्री बेनी गैंट्ज, जिन्होंने पिछले साल जून में गाजा में युद्ध पर इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीति के विरोध में सरकार छोड़ दी थी, उन्होंने सरकार से इस हमले के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराने की मांग की। अगली खबर, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के जख्मों पर रगड़ा नमक। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी पड़ोसी मुल्क के नेता भड़काऊ बयान देते हैं तो कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जिससे भारत के जख्म गहरे होते जा रहे हैं। शाहिद अफरीदी के बाद अब एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर का शर्मनाक बयान सामने आया, जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने मुल्क की इस कायराना आतंकी हमले के लिए भारतीय सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था, जिसके बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेटर जुनैद खान ने वाघा बॉर्डर का एक वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने वो लिखा है जो उकसाने वाला है। जुनैद खान ने वाघा बॉर्डर का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो अपनी सेना के पास खड़े हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी टीम के लोगों वाली टी शर्ट पहनी हुई है। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, बाकी सब समझदार हैं। हालांकि जुनैद खान का ये वीडियो पुराना है, जिसे उन्होंने पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर शेयर किया है। अगली खबर, वैभव सूर्यवंशी पर भड़के फैंस केकेआर के खिलाफ 4 रन पर हुए आउट। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इस सीजन का 53वां मुकाबला खेला गया। रोमांचक मुकाबले को कोलकाता ने 1 रन से अपने नाम कर दिया। इससे पहले अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने आरआर के सामने कुल 206 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना सकी। कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा रन हरफन मौला खिलाड़ी आंद्रे रसल ने बनाए। उन्होंने 25 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए। केकेआर के द्वारा दिए गए स्कोर का पीछा करने उतरी राजस्थान के लिए कप्तान रियान पराग ने 95 रन बनाए। वहीं इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी कुछ खास नहीं कर पाए। केकेआर के खिलाफ वो 4 रन पर वैभव अरोड़ा का शिकार बने, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अगली खबर, दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया मेट गाला इनविटेशन कार्ड का मजेदार वीडियो। बॉलीवुड के मशहूर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। इन दिनों सिंगर न्यूयॉर्क में हैं और वहां अपने मेट गाला में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल
ज्यादातर सेलेब्स अपनी मौजूदगी या मेट गाला की जिम्मेदारी को गुप्त रखते हैं, लेकिन दिलजीत ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा से जुड़ी हर बात को बताया। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ उन्होंने अपने ड्रेस कोड को लेकर बात नहीं की है। दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें वह होटल के कमरे में मेट गाला 2025 के निमंत्रण के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए पंजाबी में कैप्शन दिया है कि मेट गाला कल 10 फेर की पाए कर लो, यानी मुझे बताओ कि कल क्या पहनना है, सब कुछ चकाचौंध करना है। इस वीडियो में दिलजीत अपने दोस्तों को कहते हैं कि अब उन्हें शादी का निमंत्रण न भेजें क्योंकि अब उनके पास और भी ज्यादा प्रतिष्ठित निमंत्रण है। मेट गाला का निमंत्रण, इसके साथ ही उन्होंने अपने वीडियो में मेहमानों के बारे में बताया जिनके साथ वह बैठेंगे, जिनमें NBA स्टार लेब्रॉन जेम्स और रैपर ASAP रॉकी जैसे कई अन्य लोग शामिल हैं। ਲੈ ਬਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬ్రో, ਇਹ ਹੈਗਾ ਡੈਂਡਿਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਭੈਣ ਵਾਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਡ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰਡ। ਓਏ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਕੋਚ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ASAP ਰੌਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਫਰੈਲ ਵਿਲੀਅਮ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੇਅਰ ਆ ਆਨਰੇਬਲ ਚੇਅਰ, ਉੱਤੇ ਲੈਬਰੌਨ ਜੇਮਸ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਰਸੀ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਅੰਨਾ ਵਿੰਟੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਵਿੰਟੂਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਦਾ 5th ਆਫ ਦਾ ਮੇ ਐਟ ਦਾ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਆਫਟਰ ਆਫ ਦਾ 5 o'clock। ਸੋ ਸੀਐਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ। अगली खबर, जैकलीन ने हाउसफुल पास की लाल परी में नोरा फतेही के डांस मूव्स को किया कॉपी। बॉलीवुड के जाने मानी अभिनेत्री जैकलीन अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल पास को लेकर चर्चा में। इसी बीच हाउसफुल पास का नया गाना लाल परी इंटरनेट पर धूम मचा रहा। इस गाने में अभिनेत्री के डांस मूव्स को फैंस मदहोश हो गए, लेकिन इस गाने को लेकर इंटरनेट पर बवाल मच गया। लोग उनके डांस मूव्स को और नोरा फतेही के डांस मूव्स के बीच तुलना कर रहे हैं। दरअसल लाल परी से जैकलीन के डांस सीक्वेंस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस क्लिप में अभिनेत्री बेली डांसिंग और करती हुई दिखाई दे रही, जिससे दर्शकों को प्रभावित किया है। एक फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा है कि जैकलीन ने यहाँ अपना चरम दिखाया। तीसरे ने कहा है कि उसने इस गाने को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। वहीं अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की है कि जैकलीन ओजी हीरोइन वापस आ गई है। वह इतनी हॉट है कि विश्वास नहीं होता कि वह अब 39 वर्ष की हो चुकी है। अगली खबर, हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार मस्त। हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को शेयर मार्केट की शुरुआत काफी शुभ रही है। इस दिन शुरुआती कारोबार में घरेलू बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेजी देखने के लिए मिल रही। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बाद भी भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार बरकरार है। इतना ही नहीं, आज मुद्रा विनिमय बाजार से भी तेजी के संकेत सामने आ रहे हैं। आज यानी सोमवार की प्री ओपनिंग सेशन में BSE का सेंसेक्स 386.95 अंक की बढ़त के साथ 80,888,000.94 अंक पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का निफ्टी भी आज 114.05 अंक के फायदे के साथ 24,460,000.75 अंक पर ओपन हुआ है। सोमवार के प्री ओपनिंग सेशन में मुद्रा विनिमय बाजार भी तेजी के संकेत दे रहा है। इस दिन अमेरिकी डॉलर की मुकाबले रुपया तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में रुपया 19 पैसे की बढ़त के साथ 84.38 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एशियन से पेटेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, पावर ग्रिड, HCL टेक, टाइटन और टाटा मोटर्स के शेयर फायदे में थे। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में करीब 6% की गिरावट आई। अगली खबर,
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने किया 3900 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज यानी 5 मई को तेलंगाना में 3900 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि यहां आने के बाद मुझे जनता की समस्या का समाधान करने का मौका मिला है। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 2 सालों में तेलंगाना 2 लाख करोड़ रुपए नए रोड बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नए एक्सप्रेस वे बनने से तेलंगाना से इंदौर जाने का समय आधा हो जाएगा। पहले जो 20 घंटे का समय लगता था वो महज 10 घंटे हो जाएगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 26 नई सड़कों का शिलान्यास किया। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि आज हर युवा को रोजगार, किसान को फसल के सही दाम चाहिए और सही में हर गरीब को मकान और रोटी चाहिए। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा दाता और ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, विटामिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने। मैं इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं पर मुझे 13 डॉक्टरेट मिली है और इनमें से 7 एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने के लिए मिली। अगली खबर, अजय राय के मजाक पर बोले बीजेपी, कांग्रेस खुद बनी जोक। कांग्रेस के यूपी प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने पहलगाम अटैक के बाद राफेल को लेकर सरकार को घेरा है। अजय राय ने एक जहाज का खिलौना दिखाया जिस पर उन्होंने राफेल लिखा था। उन्होंने इस पर नींबू मिर्ची भी लगाया था। इसी के बाद अजय राय ने पूछा कि इस फाइटर राफेल की नींबू और मिर्ची कब हटाई जाएगी, यह अपना काम कब करेगा, यह देश की जनता जानना चाहती है। अजय राय के मजाक पर अब बीजेपी ने उन्हें घेरा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अजय राय की इस हरकत पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस एक खुद मजाक बनकर रह गई है। राहुल गांधी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि यह जो इस तरह के मजाक करते हैं बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा राफेल के खिलौने के साथ कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत की सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रही है और राहुल गांधी के इशारे पर लगातार यह खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि अजय राय राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। लिखे भी हैं राफेल है ये भाई, वहीं से मंगाया गया है। राफेल भी आपने बनाया। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है, ये देश जानना चाहता है। 2 दिन पहले दर्शकों, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।